नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इस क्वेश्चन सीरीज के लिए हम 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये 14वां पार्ट है और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो है ये 9 वर्ष का होता है, ठीक है। और क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और यदि हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसको क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। शॉर्ट में इसको ICJ बोलते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये दी हैग में है। कहाँ पर? दी हैग में इसका हेडक्वार्टर है। और जो दी हैग है ये कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बनाए गए थे। तो नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे वो पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए थे। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी 1995 से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को दोपहर का खाना निःशुल्क प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि मध्याह्न भोजन योजना को और किस नाम से जानते हैं, तो इस योजना को मिड डे मील योजना भी कहा जाता है, ठीक है। मिड डे मील योजना भी इसको कहा जाता है। और एक और फैक्ट बनता है कि इसकी शुरुआत तो हुई थी 1995 से, लेकिन मेन्यू आधारित पका हुआ खाना की व्यवस्था कब से हुई। तो मेन्यू आधारित पके हुए खाने की जो व्यवस्था है ये 2004 से हुई। मेन्यू आधारित खाने से क्या मतलब है कि इसमें कुछ इस प्रकार से व्यवस्था है कि सोमवार को हलवा मिलेगा, मंगलवार को पूरी मिलेगी। तो कुछ ये व्यवस्था की गई थी 2004 से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो मध्याह्न भोजन योजना है इसकी उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का, तो स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको उचित पोषण मिल सके, तो उनके पोषण में सुधार करना। और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना। मतलब क्या होता है कि स्कूल जो रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा गांव में बच्चे वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो ड्रॉप आउट ना लें। तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना और इसको अपन मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत न्यूनतम कितने दिनों का भोजन स्कूली बच्चों को प्रदान किया जाएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत कम से कम 200 दिनों का खाना स्कूली बच्चों को प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको याद रखना है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें जो ऊर्जा मिलती है बच्चों को भोजन में उसका भी प्रावधान किया गया है। तो निम्न प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, निम्न प्राथमिक स्तर पर यदि हम बात करें कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है। कितनी? 300 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, ठीक है। ये निम्न प्राइमरी स्तर पर, ठीक है। और यदि हम बात करें कि दूसरा प्रावधान किया गया है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा रहनी चाहिए खाने में और 20 ग्राम प्रोटीन रहना चाहिए, ठीक है। कितने ग्राम? 20 ग्राम प्रोटीन रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान किया गया है। तो 300 कैलोरी ऊर्जा का
और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन का। और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा का प्रावधान किया गया, तो 700 कैलोरी ऊर्जा का और 20 ग्राम प्रोटीन का। तो ये फैक्ट हैं, जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, तो जो गुलामगिरी पुस्तक है ये लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पुस्तक की रचना इन्होंने कब की थी, तो 1873 में की थी। कब की थी, 1873 में की थी। और यदि हम बात करें कि जो गुलामगिरी पुस्तक है इसमें क्या बताया गया है, तो इस पुस्तक में अमेरिका की दास प्रथा का वर्णन किया गया है। गुलामगिरी पुस्तक में ज्योतिबा फुले ने अमेरिका की दास प्रथा का वर्णन किया है। और जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, तो 1873 में ही की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती 16 महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो देखिए 16 महाजनपद में से एक थी कौशल और इसी की राजधानी थी श्रावस्ती। मैं आपको बता देता हूँ, जो कौशल महाजनपद थी ना, इसकी प्राथमिक राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, इसकी प्राथमिक राजधानी कौन सी थी, अयोध्या। और इसकी द्वितीयक राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, और अयोध्या और श्रावस्ती वर्तमान में दोनों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये जो परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी, तो जो भारत की संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, तो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो टर्म लिखा है मेसोपोटामिया, यहाँ से आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता जरूर याद आना चाहिए। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये कहाँ थी, तो ये इराक की दो नदियों के बीच में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसका क्षेत्र कहाँ पर फैला था, तो दो नदियों के बीच में फैला था। इराक की नदियाँ थीं, कौन कौन सी नदियाँ थीं, तो एक नदी थी दजला, ठीक है, और दूसरी नदी थी फरात। ठीक है, इन दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया का जो सभ्यता थी उसका क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं मुख्य रूप से इनका व्यवसाय क्या था, तो इनका व्यवसाय था कृषि करना। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर किचन गांव कौन सा है, तो भारत का पहला सोलर किचन गांव है बांचा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि ये बांचा कहाँ पर पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है। कहाँ पर, एमपी का एक जिला है बैतूल। ठीक है, और यहीं पर ये गांव पड़ता है बांचा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अक्टूबर क्रांति है ये रूस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो अक्टूबर क्रांति है इसको रूसी क्रांति भी कहा जाता है। और यह क्रांति कब हुई थी, तो ये क्रांति हुई थी 25 अक्टूबर को। ठीक है, 25 अक्टूबर 1917 को ये क्रांति हुई थी सशस्त्र विद्रोह के रूप में। किस रूप में हुई थी, सशस्त्र विद्रोह के रूप में हुई थी। इसको रूसी क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं, तो जो भारतीय बैंक हैं तो भारतीय बैंकों की शाखाएं सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। और तात्या टोपे ने जो है नाना साहब के साथ में कानपुर से नेतृत्व किया था। नाना साहब के साथ में रहे थे और इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। तो आपको बताना है कि गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के संगम पर कौन सा नगर स्थित है, तो वो नगर है प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयागराज आपको पता होना चाहिए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था इलाहाबाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जो जहांगीर महल है ये आगरा के किले में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जो जहांगीर महल है इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, किसने करवाया था? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। 6 जून 1966 को रुपए में सबसे बड़ा अवमूल्यन हुआ, इसमें रुपए कितने प्रतिशत अवमूल्यत हुआ? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जो मुद्रा है रुपए, इसका अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका है। जितने भी मैं फैक्ट बताऊंगा ना, इन फैक्टों को आप लिख लें, गारंटी से ये फैक्ट किसी भी पुस्तक में नहीं मिलने वाले। तो रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है? तो आपको लगाना है कि रुपए का अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो पहली बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था 1949 में। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था 1966 में। तीसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो तीसरी बार हुआ था 1991 में। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 जून 1966 का रुपए का सबसे बड़ा अवमूल्यन हुआ। ठीक है, तो रुपए का सबसे बड़ा अवमूल्यन कौन सा था? तो आपको लगाना है 1966 में। तो इसमें रुपए कितने प्रतिशत अवमूल्यत हुआ? तो इसमें जो अपना रुपए है, अपनी मुद्रा है, वो 36.5% अवमूल्यत हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है? तो परिभाषा आप समझें, होता क्या है? जब कोई देश अपनी विनिमय दर, ठीक है, अपनी विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दे तो उसको हम बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। आपको केवल याद रखना है कि कोई देश विनिमय दर को अन्य देशों की तुलना में कम कर रहा है तो मुद्रा का अवमूल्यन है। इस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान के चलो कि अपनी मुद्रा क्या है? ठीक है, अपनी मुद्रा है रुपए। ठीक है, तो जो अपनी मुद्रा रुपए है वो ये मान के चलो कि वो बराबर है 75 रुपये बराबर है $1 के। ठीक है, 75 रुपये बराबर है $1 के। ठीक है, अब यदि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन होगा, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन से मतलब है कि रुपए का अवमूल्यन होना। अपनी मुद्रा क्या है? रुपए है ना। तो रुपए का जब अवमूल्यन होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये मान के चलो कि 80 रुपये बराबर हो गए हैं $1 के। ठीक है, $1 के हो गए 80 रुपये बराबर। ठीक है, और ये जानबूझ के सरकार ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन करने से सरकार को क्या बेनिफिट मिलता है? तो सरकार को मुख्यतः 2 बेनिफिट मिलते हैं। ये आपको नॉलेज के लिए समझना होगा। 2 बेनिफिट मिलते हैं सरकार को। एक तो विदेशी जो लोग होते हैं वो निवेश करते हैं भारत में, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि निर्यात ज़्यादा होते हैं भारत से। ठीक है, तो एक निवेश और दूसरा निर्यात, 2 सबसे बड़े फायदे होते हैं सरकार को। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि अभी वर्तमान में 75 रुपये बराबर है $1 के, और यही सरकार जानबूझ के 80 रुपये बराबर कर दे $1 के। तो ये क्या हो गया है? ये अपनी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये रुपये का अवमूल्यन हो गया है। और आपको याद रखना है कि अब जो है अब तक केवल 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है। कब कब हुआ है? सबसे बड़ा कौन सा अवमूल्यन था और उसमें रुपए कितने % अवमूल्यत हुआ था? ये सारे फैक्ट आपसे बन जाएंगे। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुद्रा का अवमूल्यन, तो लोग कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि विमुद्रीकरण, जिसको अपन डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं विमुद्रीकरण, वो अलग है। वो कब किया जाता है? सरकार करती है। क्यों करती है? काला धन वापसी के लिए सरकार करती है। उसमें क्या होता है कि काला धन वापस आ जाता है। जो करेंसी वर्तमान में चल रही हैं उनको छापना बंद कर देती है। ठीक है, और जो नोट चल रहे हैं मार्केट में उनको बंद कर देती है। तो उसको अपन बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, जो कि नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? वो डेट आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। वो किया था 8 नवंबर को। कब किया था? 8 नवंबर 2016 को किया था। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। आपको नहीं भूलना है कभी, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो मंदाकिनी की जो आकृति है वो है सर्पिलाकार। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदाकिनी किसको कहते हैं? तो असंख्य तारों के समूह को हम कहते हैं मंदाकिनी। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने खोजा था या किसने देखा था? तो मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है?
तो परमाणु क्रमांक 3 किसका है? लिथियम का। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लिथियम है ना, ये सबसे हल्की धातु है, ठीक है। सबसे हल्की धातु पूछी जाती है परीक्षा में तो कौन सी है? लिथियम है, ठीक है। और लिथियम का सिंबल क्या होता है? तो लिथियम का सिंबल होता है Li। और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक मैं आपको बता चुका हूँ 3 होता है, ठीक है। तो ये सबसे हल्की धातु होती है। तो ये तो होती है सबसे हल्की धातु। यदि हम बात करें कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ये भी तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, ठीक है। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी हर्षवर्धन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश का राजा था और एक विद्वान व्यक्ति था। इसने नागनाद नामक पुस्तक की रचना की थी। ये जो नागनाद नामक पुस्तक है इसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक है कौटिल्य। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौटिल्य, या फिर इनको अपन क्या बोलते हैं? तो इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, ठीक है। और कौटिल्य ने ही सप्तांग सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार जो कौटिल्य हैं इनके अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, ठीक है। राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये राज्य के 7 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो कौटिल्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रसिद्ध में है? तो ये जो गलियाकोट है ये मुस्लिम तीर्थ स्थल है और ये जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है और भारत नेपाल सीमा से वन लगे हुए हैं, ठीक है। भारत नेपाल सीमा पर वन लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है? तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में एक विभाजन रेखा बनाती है, वो है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रियर का पूरा नाम क्या है? तो जो रियर है इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रियल इफेक्ट एक्सचेंज रेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अमेज़न नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व की कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? तो जो अमेज़न नदी है इसमें जो जल प्रभावित होता है ये विश्व की कुल नदियों का 20% है। कहने का मतलब ये है कि पूरे संसार की नदियों को यदि नदियों के पानी को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, और अमेज़न के पानी से कंपेयर करें तो अमेज़न का पानी कितने % रहेगा उसमें अमेज़न का पानी जो है ये 20% रहेगा। यदि हम बात करें अमेज़न नदी की तो जो अमेज़न नदी है ये ब्राज़ील की नदी है, ठीक है। और ये जल के मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लंबाई के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील, लेकिन जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6992 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में घुमा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, हास्य गैस इसको लॉफिंग गैस बोलते हैं। तो लॉफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला हमें बताना है। तो जो लॉफिंग गैस है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। N2O इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा है NaCl। देखिए हमें एक फैक्ट से मतलब नहीं है कि हमें क्वेश्चन पढ़ा और आंसर तक पहुँच गए, नहीं। जितने भी ऑप्शन लिखे हैं और जितने भी फैक्ट बन सकते हैं आपकी परीक्षा में हम सभी को समझेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और फ्री एजुकेशन का हमारा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक फैक्ट बताएं ताकि आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन को करके आ सकें। तो जो NaCl लिखा है ये क्या होता है?
तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक भी बोलते हैं। और जो DTO लिखा है ये जो है ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है यानी कि केमिकल फॉर्मूला है। और जो NH3 लिखा है ये अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये सारे फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल आपको बताना है। इसको अपन शॉर्ट में कैग बोलते हैं। तो यदि आप चाहें तो कैग के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों मैं अभी तक जो है टोटल 14 पार्ट बना चुका हूँ। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। तो उनकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।